अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिजिक्स की मिनी एमडीकेट के डिस्कशन की तरफ हम चलते हैं। हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन से क्वेश्चंस ठीक हैं आपके, कौन से गलत हैं, क्यों ठीक हैं, क्यों गलत हैं। हर ऑप्शन को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि सारे डाउट्स और सारे कंसेप्चुअल जो बेसिस आपकी थोड़ी बहुत कहीं पर ढीली ढाली है भी तो वो करेक्ट हो जाए। तो मिनी एमडीकेट को एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी लेना है आपने, ताकि कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स जो आपके कॉन्सेप्ट्स के रह गए हैं वो आप स्टिल मजीद सीख पाएँ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिस ग्राफ शोज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस लीनियरली विद डिस्टेंस। क्वेश्चन में आपको ग्राफ गिवन नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया आपके सामने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस लीनियरली विद डिस्टेंस का ग्राफ इस तरह का बनेगा। वाई एक्सिस पर पोटेंशियल है, यहाँ पर एक्स है और एक स्ट्रेट लाइन जो वाई एक्सिस से स्टार्ट होकर एक्स एक्सिस को टच कर जाती है। What does this tell us about electric field in this region? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज बेसिकली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन को अगर हम इग्नोर करें तो सो V विल बी इक्वल टू ई डी एंड V इज प्रोपोर्शनल टू D इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट पोटेंशियल का ग्रेडियंट है। इस ग्राफ की जो स्लोप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताती है। इस ग्राफ की स्लोप जो है दैट इज कांस्टेंट राइट नाउ, एक कांस्टेंट स्लोप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। सो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, जिसको हमने ईडी कहा हुआ है, इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ईओ एज फॉलोज। तो होता इस तरह से कि यहाँ पर आप पॉजिटिव प्लेट रखते हैं, दूसरी तरफ आप रखते हैं नेगेटिव प्लेट, और जब आप इसको कोई पोटेंशियल देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को, जब चार्ज डिपॉजिट हो जाता है तो इसके बीच के जो डाइपोल्स बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं। यहां पर पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर नेगेटिव प्लेट से अवे होता है, लाइक दिस। यहां पर पॉजिटिव सेंटर, यहां पर नेगेटिव सेंटर, यहां पर पॉजिटिव सेंटर, यहां पर नेगेटिव सेंटर, यहां पर पॉजिटिव सेंटर, यहां पर नेगेटिव सेंटर। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं ऑरेंज से शो करूंगा, दैट विल बी डायरेक्टेड इन दिस वे ईओ। जबकि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये एक पूरा का पूरा डाइपोल बन गया है, मॉलिक्यूल जो डाइइलेक्ट्रिक का है उसकी अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। उसका पॉजिटिव इधर है, उसका नेगेटिव इधर है। बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब आप उसको बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, नॉर्मल जो अनपोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक होता है उसमें पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक ही जगह पर होता है, बिल्कुल एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। आप इधर से उसको नेगेटिव फील्ड दे रहे हैं, इधर से पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर रिपेल हो जाता है, और पोलराइजेशन के बाद अब पॉजिटिव सेंटर एक तरफ हो जाता है, नेगेटिव सेंटर रिपेल होकर नेगेटिव चार्जेस का सेंटर उस तरफ हो जाता है। इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो अब ये पोलराइज हो गया, इसके पोल्स बन गए हैं, इसलिए इसको डाईपोल कहते हैं। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज अ डाईपोल, और डाईपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सेंटर से नेगेटिव सेंटर की तरफ होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। दिस इज व्हाट वी कॉल ई डी। तो आप देखें ई डी इस तरफ है, ई ओ उस तरफ है, दोनों एंटी पैरेलल हैं। सो दीज टू आर रिलेटेड इन दिस फैशन। ई डी विल बी एंटी पैरेलल टू ई ओ। ये जो साइन होता है ये वाला, दिस शोज एंटी पैरेलल, ये वाला जो साइन है दिस शोज पैरेलल। ठीक हो गया, और ये वाला साइन होगा तो उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट को पढ़ें, मैं आपको डायरेक्टली इसके एनालिसिस की तरफ लेकर जाता हूं। आपके पास एक कैपेसिटर था, उसको आपने जोड़ दिया बैटरी से। बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V। इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा Q, और इसकी कैपेसिटेंस है C। ये करने के बाद आपने बैटरी हटाई, इसको एक और ऐसे ही आइडेंटिकल कैपेसिटर से जो अनचार्ज्ड था उसके साथ जोड़ दिया। अब इसका चार्ज आधा आधा हो जाएगा, Q/2 इसके ऊपर आ जाएगा, Q/2 इसके ऊपर आ जाएगा। अब कोई बैटरी नहीं है, इसके ऊपर चार्ज Q डिपॉजिट करवाने के बाद बैटरी हटा दी और एक और कैपेसिटर जोड़ दिया, तो चार्ज आधा आधा हो गया। अब पोटेंशियल का क्या होगा? इसकी भी कैपेसिटेंस C है, इसकी भी कैपेसिटेंस C है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? C प्लस C विच विल बी 2C। टोटल चार्ज इस टोटल पूरे कॉम्बिनेशन के ऊपर स्टिल Q ही होगा। अब Q इज इक्वल टू CV हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है। इसके मुताबिक जो Q है वो चूंकि कांस्टेंट रह रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि बैटरी है, जब तक डिसकनेक्टेड है Q कांस्टेंट रहेगा, Q चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप डिफरेंट
नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बढ़ाते जाएंगे ये पोटेंशियल भी वेरी होता जाएगा, कैपेसिटेंस भी वेरी होती जाएगी। अब इसकी इस सिस्टम की कैपेसिटेंस C थी, इस सिस्टम की कैपेसिटेंस 2C है, इस सिस्टम के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V था, इस सिस्टम के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ CV Q कांस्टेंट रहे, Q कांस्टेंट रहना है, C आपने 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो V हाफ करना पड़ेगा। सो इस सिस्टम के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस टोटल जो है वो V/2 होगा इंस्टेड ऑफ जस्ट V। अब आपने क्या किया, अब आपने ऐसा ही एक तीसरा कैपेसिटर इसके साथ जोड़ दिया, उसकी भी कैपेसिटेंस C ही है, ये भी C वाला है, ये भी C वाला है, इसके साथ एक और जोड़ दिया, इसके ऊपर भी कैपेसिटेंस, इसकी भी कैपेसिटेंस C है, टोटल कैपेसिटेंस है 3C। स्टिल आपने क्या करना है, इसके ऊपर चार्ज तो Q ही रखना है, तो चार्ज Q तो कांस्टेंट है, हमारे पास फार्मूला अगेन वही है, Q इज इक्वल टू CV, चार्ज कांस्टेंट रखना है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ C एंड V कांस्टेंट रखना है। C पहले C था, अब 3C हो गया है, तो पहले V अगर V था तो V/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सो इस सिस्टम के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो है सिस्टम का वो है V/3। जैसे जैसे आप आगे फर्दर कैपेसिटर्स ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस इसी तरह कम होता जाएगा। 4 करेंगे V/4 हो जाएगा, 5 करेंगे V/5 हो जाएगा, n करेंगे तो V/n हो जाएगा। ठीक हो गया। राइट नाउ इसका आंसर है ए ऑप्शन। एक वायर है, उसकी लेंथ हमने डबल की है और मटेरियल को ऐसे मटेरियल से चेंज कर दिया जिसकी रेजिस्टिविटी पहले की निस्बत डबल है। फाइनल रेजिस्टेंस बताएं, तो R विल बी इक्वल टू रो L/A। L को भी डबल कर दिया तो 2 न्यूमरेटर में आ गया, इसको भी डबल कर दिया रेजिस्टिविटी को, तो अगेन न्यूमरेटर में 2 आ गया, तो टोटल रेजिस्टेंस अब क्या है 4 टाइम्स ऑफ रो L/A, यानी कि पहले इतनी थी अब इसका 4 टाइम्स हो गई है R'। सो 4R आप कहेंगे, पहले अगर R थी तो अब 4R हो गई। 2 लाइट बल्ब्स हैं, दोनों की पावर रेटिंग इस तरह से रिलेटेड है कि P1 इज ग्रेटर देन P2। एक बल्ब हाई पावर रेटिंग का है, एक लो पावर रेटिंग का है, उनको आपने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ दिया सीरीज में, तो कौन सा बल्ब ब्राइट ग्लो करेगा। तो याद रखें 2 चीजें हैं, अगर सीरीज में बल्ब्स को जोड़ते हैं तो जिसकी पावर रेटिंग कम है वो ब्राइट ग्लो करेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर पैरेलल में आप जोड़ते हैं तो जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा है वो ब्राइट ग्लो करेगा, यानी कि आपके पास एक 100 वाट का बल्ब है, एक 200 वाट का बल्ब है, दोनों को पैरेलल में जोड़ते हैं तो 200 वाट का है वो ज्यादा वाटेज है उसकी, वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। लेकिन अगर आप इन्हीं 100 और 200 वाट्स को के बल्ब्स को पैरेलल में की बजाय सीरीज में जोड़ते हैं तो 100 वाट का बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा। ठीक हो गया। सो द बल्ब विद लोअर पावर रेटिंग जो P2 है इस केस में, दैट विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है ना। तो इस केस में जिसकी पावर रेटिंग लो है P2 की वो ब्राइट ग्लो करेगा। पैरेलल वाला केस होता अगर तो पावर रेटिंग जिसकी ज्यादा है P1 वो ब्राइट ग्लो करता। 132 पर आ जाते हैं। मैक्सिमम पावर थ्योरम के मुताबिक मैक्सिमम पावर जो लोड को डिलीवर होती है वो कब होती है, रट्टे वाला क्वेश्चन है, जब लोड रेजिस्टेंस बराबर हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस के, यानी कि जिसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल R इज इक्वल टू R, ये कंडीशन हो जाए तो तब मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी, और वो कितनी होगी, सोर्स की पावर का हाफ ही होगी। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को आप पॉज करें, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, है इस तरह से कि एक चार्ज था, चार्ज्ड पार्टिकल, उसको डाला आपने मैग्नेटिक फील्ड में, वो जाके वहां पर सर्कल में मूव करना शुरू हो गया। ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड यही होता है। सर्कुलर मोशन में वो है, इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है दैट इज गिवन बाय mv/qb। ठीक है ना। अब यहां से अगर हम v को कांस्टेंट रख लें, मैग्नेटिक फील्ड को भी कांस्टेंट रखें, तो हमें पता चलता है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज प्रोपोर्शनल टू मास टू चार्ज रेशो। ठीक है ना, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशो। ये स्टैंडर्ड चीज होती है, इसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो चार्ज टू मास रेशो अगर आहिस्ता आहिस्ता आप डिक्रीज करते जाएं, चार्ज टू मास रेशो कम करते जाएं, तो सर्कुलर पाथ का रेडियस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। यानी इस पार्टिकल को हटा के एक और कम चार्ज टू मास रेशो वाला पार्टिकल डालें, उसका रेडियस बड़ा होगा। यहाँ पर इस केस में ये है कि उसी पार्टिकल का ही चार्ज टू मास रेशो आप आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं। ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं होता रियल में, लेकिन आपको एक सिचुएशन दी गई ना क्रिएटिविटी के हिसाब से ताकि आप सोच पाएं। तो हमारे सिचुएशन में यही पार्टिकल है, इसको घुमाया, ये घूम रहा था एक ही सर्कल में, हमने कुछ ऐसा किया कि ये पार्टिकल की नेचर ही चेंज होगी और उसका आहिस्ता आहिस्ता चार्ज टू मास रेशो कम होना शुरू हो गया। तो वो पहले छोटे सर्कल में घूम रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उसका सर्कल बड़ा होता जाएगा।
बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इंक्रीज होता जाएगा। सो द रेडियस विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज। क्यों इंक्रीज? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। What physical constant is represented by mu naught? Mu naught से आप क्या शो करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस शो करते हैं, एक्चुअल परमिटिविटी, नॉट रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होती है वो 1 नहीं होती है। इसी तरह से परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू नॉट। रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं, रिलेटिव परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की भी 1 होती है। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं करना, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो एप्सिलॉन आर होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम, तो वो भी नहीं हो सकता। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो एप्सिलॉन नॉट है, म्यू नॉट का पूछा हुआ है, तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बी ऑप्शन करेक्ट होगा। Which of these determines the induced current in a coil with a magnet setup? कौन कौन सी चीजें इंड्यूस करंट को डिसाइड करती हैं? रिलेटिव मोशन से डिसाइड होता है, हाँ फास्ट मूव करेंगे फास्ट ज़्यादा करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे ज़्यादा करंट होगा, रेजिस्टेंस भी मैटर करती है। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का पूछा होता तो ऑल एक्सेप्ट सी हमारा आंसर होता, लेकिन राइट नाउ ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंडिंग करती है, करंट करता है। अगला क्वेश्चन है, कंडक्टिंग रॉड है उसको हमने प्लेस किया है ऑन 2 फ्रिक्शनलेस रेल्स। अब गौर से सुनिएगा, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। ये 2 फ्रिक्शनलेस रेल्स हैं, इसके ऊपर एक कंडक्टिंग रॉड रखा हुआ है और यहाँ से आपने इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा हुआ है। मोशनल ईएमएफ वाला सेटअप है, इसलिए हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करते थे तो इस तरह से बाहर एक्सटर्नल सर्किट में यूं एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता था, ठीक है ना, वही केस है। लेकिन अब आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर एक पुल्ली लगाई हुई है और यहाँ से एक रस्सी खींच दी है जो कि नीचे किसी वेट से लटकी हुई है, इसका कोई ना कोई वेट है mg। नॉर्मली हम खुद एक फोर्स लगाते थे, अब हमने यहाँ पर वेट बांध दिया है, ये वेट नीचे करेगा, पुल्ली रोटेट करेगी, रस्सी खींचेगी और रॉड आगे की तरफ मूव करेगा। नॉर्मली क्या होगा, अगर ये पुल्ली बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, ये वेट अगर आप इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे एज इफ आपने वेट हवा में गिरा दिया है, इस तरह हवा में फ्रीली किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेट होती है, उसकी स्पीड बढ़ती है, तो वही काम यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर कुछ भी कनेक्टेड ना होता, ये पुल्ली अकेली होती, यहाँ पर जो है किसी चीज़ से कनेक्टेड ना होता, आहिस्ता आहिस्ता रस्सी खींचती जाती और एक टाइम आता रस्सी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती, मास नीचे फ्रीली गिर जाता। तो हमने अब क्या किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक रॉड रखा हुआ है, उसके साथ इस रस्सी को जोड़ा हुआ है। अब इस मास की नीचे वाली मोशन इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रॉड, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए रॉड की हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ लिंक हो गई है। अगर ये मास गिरते हुए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g से एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंगली ये जो रॉड रखा हुआ है ये भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g से ही इस तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड से इस तरफ एक्सेलरेट करना चाहिए, क्योंकि रस्सी जुड़ी हुई है ना, इसी में एक्सेलरेशन सेम सिस्टम बन गया। इस तरह 2 सिस्टम इकट्ठे मूव करते हैं, तो उसी तरह से ये नीचे 9.8 की एक्सेलरेशन से गिरेगा तो ये आगे 9.8 की एक्सेलरेशन से मूव करेगा इनिशियली। लेकिन लेंज़ेज लॉ की एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था कि जैसे ही ये मास आगे मूव करता है इसके अंदर एक करंट दौड़ना शुरू हो जाता है, उस करंट की वजह से अब हमारी अप्लाइड फोर्स जो है वो इस तरफ है, उस करंट की वजह से लेंज़ेज लॉ के मुताबिक एक ऑपोजिट फोर्स लगती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जिस तरफ हमने उसको खींचा है। दिस इज द अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट वाली फोर्स जो लेंज़ेज लॉ की वजह से है, जिसकी वजह से हमने ये बात पढ़ी थी कि ये रॉड कभी भी एक्सेलरेट नहीं हो पाता, मूव करता है बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आप इसको एक्सेलरेट नहीं करवा सकते, आप फोर्स अप्लाइड फोर्स रोकेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो पीछे की तरफ इसको खींच रही है लेंज़ेज लॉ की वजह से वो इसको रोक देगी। नॉर्मली इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हल्की सी एक्सेलरेशन देके अप्लाइड फोर्स खत्म कर दूं तो उसके अंदर जितनी वेलोसिटी आ चुकी है वो उस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ठीक है ना। और अगर मैं उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स रखूं मुसलसल तो वो एक्सेलरेट होता जाएगा, वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हमारी अप्लाइड फोर्स उसको एक्सेलरेट नहीं करती, क्योंकि जैसे ही हम उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं करंट पैदा हो जाता है और मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ खींच देती है, तो मुसलसल फोर्स इसके ऊपर लगती रहती है, फिर भी ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं, ठीक है। तो जब आप इस मास को गिराएंगे तो ये थोड़ा सा रॉड आगे मूव करेगा और फौरन कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा। अब ये रॉड अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये मास भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे जाएगा, ये मास भी फिर 9.8 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से नीचे मूव नहीं करेगा। सो आंसर क्या हुआ हमारा, द मैग्नेटिक फोर्स बैलेंसेस वेट,
ठीक है ना, इसके नीचे वाली फोर्स ही इधर रेसिप्रोकेट हो रही है, बेसिकली जितना इसका वेट है उतनी ही इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स है, उसी की अप्लाइड फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स जो है बैलेंस कर रही है। दिस इज द रीजन कि आफ्टर सम टाइम द ब्लॉक फॉल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ फॉलिंग विद जी। समझ में आ गई बात? अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है तो आप कोशिश करें लेंज़ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन में जाके यही मोशनल ईएमएफ वाला केस दोबारा से जाके रिवाइज करें। हमने 7-8 केसेस वहां पर पढ़े थे लेंज़ लॉ की एप्लीकेशन के, कहीं पर कॉपर रिंग गिर रही है, कहीं पर मैग्नेट गिरा रहे हैं आप, कहां पर कैसे कैसे अप्लाई होता है। वन ऑफ दोज केसेस वाज दिस, तो उसको जाके जरूर रिवाइज कीजिएगा, तब आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ एन एसी जनरेटर्स ऑपरेशन, आप वीडियो को पॉज करें, इसको पढ़ें। पूछने वाली बात इसमें यह है कि लेंज़ लॉ क्या कहता है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ये फैराडेज लॉ कहता है। लेंज़ लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड करंट जितना ज़्यादा होगा उसको अपोज करने वाली फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी, ये भी लेंज़ लॉ की स्टेटमेंट है। लेंज़ लॉ की एक स्टेटमेंट तो ये है कि इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस करता है कि अपने आप को ही अपोज करता है। अगर ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट होगा तो ज़्यादा उसकी ऑपोजिशन वाली फोर्स होगी। ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट कब होगा? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो 3 आपने चीज़ें इमेजिन करनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उसकी वजह से पैदा होने वाला इंड्यूस्ड करंट, और उसकी वजह से पैदा होने वाली अपोजिंग फोर्स ड्यू टू लेंज़ लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ा देंगे, इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से लेंज़ लॉ की वजह से पैदा होने वाली अपोजिंग फोर्स भी बढ़ जाएगी। सो क्वेश्चन यही है हमारा कि किस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मोस्ट स्ट्रांगली अपोज करती है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी कि किस पॉइंट पर लेंज़ लॉ की वजह से पैदा होने वाली अपोजिशन मैक्सिमम होती है, वो कब होगी? जब इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा होगा। इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा होगा तो लेंज़ लॉ की वजह से अपोजिशन ज़्यादा होगी। इंड्यूस्ड करंट कब ज़्यादा होगा? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा। ये चीज़ हमने एस्टेब्लिश कर ली। अब ऑप्शंस में से हमने ये देखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कब ज़्यादा होता है। सो when the rate of change of magnetic flux is maximum, तब most strongly लेंज़ लॉ की वजह से इंड्यूस्ड करंट अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को। अभी मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर आपको स्टिल एक और लेयर ऑफ क्वेश्चन दे दी जाए। यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जब मैक्सिमम होगा तब इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा होगा, तब मोस्ट स्ट्रांगली अपोज करेगा इंड्यूस्ड करंट अपने आप को लेंज़ लॉ के मुताबिक। और कभी कभार इसमें अगर मैं इसको फर्दर, अभी भी ये इजी ही है, इसको मैं फर्दर मॉडरेट या हार्ड पर अगर लेकर जाऊं तो मैं इसके ऑप्शंस को इस तरह से लिखूंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ये तो आपने समझ लिया। ऑप्शन में आपको दिया जाएगा कि ये होगा कब? जब प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर होगा कि पैरेलल होगा। अब यहाँ पर आपका फिर एक और दोबारा नॉलेज यूज होगा कि एसी जनरेटर की रोटेशन साइकिल में कब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो वो वाला पॉइंट फिर आपने बताना था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा? जब प्लेन ऑफ द कॉइल विल बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन में फिर आपको वो ऑप्शन दिए होते हैं, प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल, परपेंडिकुलर वगैरह वगैरह, इस तरह से फिर आपने उस तरह से सिलेक्ट करना था। एक और स्टेप ऐड हो जाता तो तब ये ज़्यादा हार्ड हो जाता। राइट नाउ इट इज़ ईजी फॉर यू। 138 है, कंसीडर अ हाफ वेव रेक्टिफायर। आपने ये बताना है कि एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर की और हाफ वेव रेक्टिफायर की इनका रेशो क्या है। तो फुल वेव वाले की तकरीबन 80% होती है और इसकी तकरीबन 40% होती है, तो 80-40 यानी कि 2:1 का रेशो है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, इसका जो रेशो है इसको हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन ही यही है, रेशो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। आपका रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपसे बेसिकली फॉर्म फैक्टर ही पूछा जा रहा है। एक तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बताएं हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर क्या है। दूसरा आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है कि रेशो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू क्या होगी। सो दैट रेशो इज बेसिकली π/2। 140 0.09 H इंडक्टर। वीडियो को आप पॉज करें, इसको सारा का सारा जो है आपने पढ़ना है, समझना है। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। कहने वाली बात यह है कि 135 डिग्री का फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज में। आपने बताना है टाइम डिफरेंस क्या होगा। थोड़ा सा फेज का कॉन्सेप्ट हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर करंट इधर है और वोल्टेज इधर है, ठीक है ना, सपोज कोई रैंडम हम चीज़ अज्यूम कर रहे हैं और दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि जब वोल्टेज इधर पहुंच जाएगा तो करंट इधर पहुंचेगा, यानी कि करंट वोल्टेज के 90 डिग्री के फेज के बाद पहुंचेगा अपनी पीक के ऊपर। यहाँ पर करंट जीरो है, यहाँ पर पीक है मैक्सिमम पोजीशन, यहाँ पर फिर जीरो है, यहाँ पर नेगेटिव मैक्सिमम है। तो करंट पीक को कब रीच करेगा? 90 डिग्री के बाद, ठीक है ना। और ये हमें पता है कि 90 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है
टाइम पीरियड का 1/4 क्वार्टर साइकिल, ठीक है ना, ये तो हमें पता है। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज जब पीक करेगी तो करंट उसके इतने टाइम के बाद पीक करेगा। ये तब होता अगर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता इस तरह का, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि 135 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो वोल्टेज और करंट का अगर हम इस तरह से बनाएं, वोल्टेज इधर होगी और करंट इधर होगा, ठीक है ना। राइट नाउ मैं ऑब्वियसली लीड लैग को नहीं देख रहा, आगे पीछे बना रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। हालांकि इंडक्टर है, करंट को लीड करना चाहिए, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन थोड़ा सा आपने यूँ करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के हिसाब से वोल्टेज लीड करेगी या करंट लीड करेगी, डज नॉट मैटर। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो अब इस तरह का सिचुएशन है, तो वोल्टेज जब मैक्सिमम पीक को पहुंचती है, वोल्टेज जब इस पॉइंट को पहुंचेगी 135 डिग्री के बाद करंट इस पॉइंट को पहुंचेगा। या अगर मैं इसको यूं बना लूं कि वोल्टेज को इधर रख लूं और तो फिर करंट इधर कहीं पर होगा, ठीक है ना। अभी भी ये 135 डिग्री का एंगल है, तो वोल्टेज जब पीक पर पहुंची हुई है तो करंट 135 डिग्री के बाद पीक पर पहुंचेगा। अब सवाल यह है कि टाइम कितना लगेगा। अब इसका एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ लिया कि जी फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने कहा कि जितना भी पाथ डिफरेंस हो उसको लैम्डा पर डिवाइड कर दो, फिर उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप उस पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर लोगे। या आपके पास अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस है तो उसको आप 2 पाई पर डिवाइड कर दो, फिर उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर पाओगे। उसी तरह से अगर आपके पास फेज डिफरेंस है और आपने उसको टाइम डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे, जितना भी फेज डिफरेंस हो आपने उसको 2 पाई पर डिवाइड करना है, रेडियन में अगर है तो, फिर उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, मैक्सिमम टाइम पीरियड से, जो कि टाइम पीरियड है टी बेसिकली। तो आपके पास फिर आ जाएगा टाइम डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो 135 अगर ये तो रेडियन के केस में, अगर हो डिग्रीज के केस में तो जितना भी हो आपके पास फेज डिफरेंस उसको 360 डिग्रीज पर आप डिवाइड करें, फिर उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। हम यही करने वाले हैं राइट नाउ। 135 डिग्री को आपने 360 डिग्री पर डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है टी से, तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/8t। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे आपने इसको सिंपल कैंसिल करना है। एक ऐसी सर्किट है जिसमें सिंगल रेजिस्टर लगा हुआ है और आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज डबल्ड। पावर डिसिपेशन इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इन केस ऑफ एन एसी सर्किट, तो होता है VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ये फार्मूला होता है। तो अगर VRMS डबल कर दी है आपने तो पावर को क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगी। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। 142 है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और की डायमेंशन किसके जैसी हैं। तो वैसे तो ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन होता है, आपको सारों की डायमेंशन फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कन्वेंशनल वैल्यू नहीं दी हुई, किसी को भी आपको डायमेंशन याद तो नहीं होनी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस जैसे क्वेश्चन को हम कहते हैं स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा। है आसान क्वेश्चन, लेकिन ये टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर जानबूझ के आपको देता है ताकि थोड़ा सा आप इस पर टाइम लगाएं, हैं आसान। तो राइट नाउ आंसर इसका प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय टाइम है। कैसे है वो हम देखते हैं। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, तो विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालनी है तो फोर्स डिवाइडेड बाय 6 पाई RV, यानी कि क्या होगा, ऊपर न्यूटन आ जाएगा, 6 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, मीटर होगा और मीटर पर सेकंड होगा। न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये मीटर ऊपर आ जाएगा तो -1 आ जाएगा, मीटर ये वाला भी ऊपर आ जाएगा, ये भी -1, सेकंड -1 ऊपर आके +1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, एक मीटर से ये 1 मीटर काट दें और इस सेकंड से ये वाला 1 सेकंड काट दें, तो क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ये हैं डायमेंशंस m, l -1 t -1। प्रेशर और टाइम की कौन सी डायमेंशन हैं उसको भी देख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इस तरह से डायमेंशन निकालनी है। तो क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा, जिसको मैं लिख रहा हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, टाइम क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो 1 मीटर से ये 1 मीटर तो उड़ा ही दें, ठीक है ना, और 1 सेकंड से ये 1 सेकंड उड़ा ही दें, तो क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो वही सेम डायमेंशंस हो गई इनकी दोनों की। सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन में वेंचुरी मीटर लगा हुआ है जो कि वेयर द सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन द फर्स्ट। बेसिक वेंचुरी रिलेशन है, इस तरह का सिस्टम है आपके पास, यूं, ठीक है ना। आगे बहुत ही हॉरिजॉन्टल, एक तो हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है, आगे बहुत ही छोटा एरिया, ये बहुत ही बड़ा एरिया है।
ये A1 कह दें इस एरिया को A2 कह दें। यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर जो है वो P2 है, यहाँ पर वेलोसिटी फ्लूइड के मोशन की V1 है, यहाँ पर वेलोसिटी V2 है। तो हमने कहा हमारे पास पूरी की पूरी जो इक्वेशन होती है वो होती है P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। यानी कि एक तो प्रेशर एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और हमने ये बात भी कई मरतबा पढ़ी है ड्यूरिंग आवर रेगुलर सेशन कि अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट, तो आप ये वाली टर्म कैंसिल कर सकते हैं। और हमने कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो तब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि पाइप में जो फ्लूइड बह रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। फिर आप ये वाली टर्म कैंसिल करते थे। राइट नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, ये वाली टर्म हम रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन द फर्स्ट, तो इसका मतलब है कि A2 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू A1, तो हम A2 को अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हैं। सो हाफ रो V2 का स्क्वायर, इसमें क्या है, अगर एरिया बहुत ही स्मॉल है तो उसमें वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, और ये एरिया बहुत ही ज़्यादा है तो उसमें वेलोसिटी बहुत ही कम होगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है V1 को आप फिर अप्रॉक्सीमेटली 0 ले सकते हैं, क्योंकि V1 बहुत ही कम है एज कंपेयर टू V2। यहाँ पर फ्लूइड बहुत फास्ट है, यहाँ पर फ्लूइड बहुत स्लो है। तो बहुत स्लो है, इतना स्लो है कि 0 के बराबर उसकी वेलोसिटी कर सकते हैं। तो V1 को 0 रख दें तो ये टर्म भी अकेली उड़ जाएगी। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास ये बचेगा, ये हमने सारा कुछ उड़ा दिया, यहाँ से इसको भी उड़ा दिया, तो बाकी ये इक्वेशन बचेगी। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा P1, इसको इधर ले कर रहे हैं, माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास वेंचुरी रिलेशन, और ये बात स्टेटमेंट की फॉर्म में दी गई है आपको। एक्चुअल में मैं चाहता तो लिख सकता था, बाकायदा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन लिख देता और आपने एक सेलेक्ट करनी होती, बट दैट इज़ ईजियर। आपको अगर इस फॉर्म में दिया गया एक एक ऑप्शन को पढ़ने में टाइम लगेगा। सो प्रेशर डिफरेंस इज द प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इज हाफ द फ्लूइड डेंसिटी 1/2 रो टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एट द नैरो एंड मल्टीप्लाइड बाय V2 स्क्वायर। V2 नैरो वाले पोर्शन के ऊपर वेलोसिटी है, तो उसी चीज़ को स्टेटमेंट की फॉर्म में ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फोटोन की एनर्जी 1.6 10⁻⁻19 जूल्स है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो जाके मेटल को लगा, मेटल से 0.8 10⁻⁻19 जूल वाला इलेक्ट्रॉन निकला। 1.6 का हाफ है 0.8। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये क्या है, ये हाफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि फोटोन आपने मेटल की सरफेस के ऊपर गिराया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, उसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मेटल ने खुद एब्जॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो वर्क फंक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत है इतनी एनर्जी निकलने के लिए, बाकी जो एनर्जी बचती है वो फोटोन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है। तो फोटोन अगर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला निकला है तो इसका मतलब है कि इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से बाकी जो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं वो किधर गए, वो वर्क फंक्शन की फॉर्म में यूज़ हो गए। सो वर्क फंक्शन क्या होगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दो मेटल्स हैं, एक का वर्क फंक्शन है फाई ए विच इज़ ग्रेटर देन फाई बी, यानी कि इस मेटल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इस मेटल को कम एनर्जी चाहिए। दोनों पर आइडेंटिकल लाइट शोन की गई है, शाइन की गई है, मतलब शाइन की सेकंड फॉर्म है। सो आइडेंटिकल लाइट का मतलब है कि इंटेंसिटी भी उसकी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। सेम इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट दोनों मेटल के ऊपर गिराई गई हैं। तो क्या होगा, मेटल ए इमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? नहीं। आपने सपोज 10 जूल वाला फोटोन दिया मेटल ए को भी, मेटल बी को भी। मेटल ए उसमें से 5 जूल ले लेगी, बाकी 5 जूल वाली काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मेटल बी का वर्क फंक्शन कम है तो ये 5 जूल नहीं लेगी, सपोज ये 3 जूल लेती है तो बाकी 7 जूल वाली काइनेटिक एनर्जी वाला निकलेगा, तो मेटल बी का ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मेटल ए स्टार्ट्स इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स अर्लियर देन बी। हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा था आखिर में हमने कंपैरिजन पढ़ा था कि क्या होता अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव मॉडल को फॉलो करता। तो हमने कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव मॉडल को फॉलो अगर करता तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्रेजुअली इमिट होते, इंस्टेंटेनियसली इमिट ना होते। हमने पढ़ा शुरू में, आपकी बुक लाइन भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। आप द मोमेंट यू शाइन
लाइट उसी वक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये चीज़ पार्टिकल मॉडल को सपोर्ट करती थी, हमने समरी में पढ़ा था। तो ये जो बात ही ख़त्म हो गई ना, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों में इकट्ठे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। दोनों में सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। जो मेटल बी है इसमें ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, देयरफॉर बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है N2 से ग्राउंड स्टेट पर आया है, वेवलेंथ फाइंड करें इमिटेड फोटोन की। कैसे फाइंड करेंगे? 1/λ इज इक्वल टू राइडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1/p का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है, n की जगह हाई एनर्जी स्टेट यानी कि 2 लिख दें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। p की जगह ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4, 1 से 1/4 निकाले तो क्या बनता है? 3/4 बचता है, यानी कि 1 से 1/4 निकाल दें तो 3/4 बचता है। सो इसकी जगह आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय राइडबर्ग्स कांस्टेंट, इधर होगा 1/λ। ठीक है, लैम्डा विल बी, अभी ये राइडबर्ग्स कांस्टेंट जो है वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा जब आप इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3RH डिनोमिनेटर में होगा, इसके न्यूमरेटर में होगा 4। अब आपने आगे इसको सॉल्व करना है। 4/3 को साइड पर रखें, राइडबर्ग्स कांस्टेंट इधर डिनोमिनेटर में है, 1.09 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ होती है इसकी वैल्यू। अब पॉइंट में है, क्या करें, कैलकुलेटर नहीं है, 1.09 है, इसको 1 ही एज्यूम कर लें। तो यूँ समझें ये 1 था ही नहीं, क्या था यहाँ पर सिंपल 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 हो जाएगा। ये 10⁻7 ऊपर आ जाएगा, 1 को इग्नोर ही कर दिया। लेकिन क्योंकि 1.09 था, अब हमारा जवाब थोड़ा सा इससे फिर डिफरेंट आएगा। हमने कुछ थोड़ा सा इसमें क्योंकि अपनी मर्जी से चेंजिंग्स की हैं। 4/3 जो होता है ना वो 1/33 होता है, तो 1/33 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ फ्रैक्शंस आपने याद करनी थी। तो इसको अब प्रीफिक्स में करें तो 1-2 पॉइंट में इधर कर दूँ तो 133 हो जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा, यानी कि लैम्डा विल बी इक्वल टू 133 नैनोमीटर्स। ठीक है ना। तो अब ऑप्शन में 133 नैनोमीटर है नहीं, लेकिन 133 के क्लोजेस्ट हैं, यहीं पर काम ख़त्म नहीं हुआ। इसको तो आपने चलो इग्नोर कर दिया, अब ये बाकी सारे 133 के करीब हैं। कैसे फैसला करेंगे कौन सा जवाब है? कैलकुलेटर नहीं है, इसका फैसला हम करेंगे कि हमने अप्रॉक्सीमेशन कैसे की थी। हमने डिनोमिनेटर में एक ऐसे नंबर को जो एक्चुअल में बड़ा था छोटा कर दिया। डिनोमिनेटर में 1.09 था, हमने 1 ले लिया, हमने कम कर दिया डिनोमिनेटर को, तो हमारा जवाब एक्चुअल से बड़ा आएगा। तो एक्चुअल जवाब जो हमारा आया है उससे छोटा होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन में 133 से कोई बड़ी वैल्यू होती तो आपने उसको इग्नोर कर देना था। अब फिर प्रॉब्लम है, ऑप्शन में 133 से कोई बड़ी वैल्यू आपको मैंने नहीं दी, 130 है, 121, 121.5 है और 110 है। अब यहाँ पर फिर आपकी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस काम आएगी कि आपने 1.09 कितना कम किया है, उस हिसाब से इससे कितना कम होना चाहिए। तो 133 नैनोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली ये 120 में आ जाता है। एक डेसिमल प्लेस के बाद 0.9 यानी कि 1.1 ही था तकरीबन, पॉइंट के फ़ौरन बाद आपने एक कम किया, तो यहाँ पर 133 है तो यहाँ पर 10 कम होता है, 122 नैनोमीटर आता है, तो उसके क्लोजेस्ट 121.5 है। ये चीज़ आपको बेसिक मैथ्स और प्रैक्टिस सिखाएगी। सो राइट नाउ बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सॉल्यूशन कर लिया, सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन स्टिल एक और बड़ा चैलेंज होता है आपके लिए एमसीक्यूज को करेक्ट करने में। राइट नाउ बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 147 इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पर आया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉलो करें, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 20/2 होगा, तो 10 मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी बनेंगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। डिके कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है ये, नेगेटिव डेल्टा n डिवाइडेड बाई ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा t। ठीक है ना। डेल्टा n ओवर डेल्टा t क्या होगा? न्यूक्लियाई डिकेड पर सेकेंड, जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं। सो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव एक्टिविटी डिवाइडेड बाय n, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें तो एक्टिविटी विल बी इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये होगा हमारा फाइनल फार्मूला, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आपने ये बताना है कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट कौन सा नहीं है। बैकरल है, ये भी है, डिके पर सेकंड बेसिकली बैकरल ही होता है। डिसइंटीग्रेशन पर न्यूक्लियाई नहीं है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, जो डीपीएस होता है जिसको बैकरल कहते हैं, तो ये नहीं है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज सेम फॉर ऑल एट
a particular temperature. बेसिकली सेम फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है गैस के, उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं चाहे टेम्परेचर सेम ही रखें, तो इसलिए हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। सो वेलोसिटी सबकी डिफरेंट है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, तो मोमेंटम भी अकॉर्डिंगली इसीलिए डिफरेंट ही है। मास सबका सेम ही होगा, अगर सेम गैस है सबका मॉलिक्यूल सेम ही, ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मास होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। काइनेटिक एनर्जी भी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें वेरिएबल होंगी, मोमेंटम हो गया काइनेटिक एनर्जी, जबकि मास जो है वो तो मास ही है, वो तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का फिक्स्ड मास है। वेलोसिटी कुछ मॉलिक्यूल्स फास्ट हैं कुछ स्लो हैं, तो मोमेंटम भी ज़्यादा कम हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी कुछ मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा कुछ की कम हो सकती है। मास इज कॉन्स्टेंट। R divided by Avogadro's number gives us what? Gives us K, which is called Boltzmann constant. ठीक है ना, ये डेफिनेशन होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, R/NA। क्वेश्चन नंबर 152 है, एक बॉडी है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, पहले 10 सेकंड में डिस्टेंस x उसने कवर किया है, फिर अगले 5 सेकंड में उसने डिस्टेंस y कवर किया, तो आपने बताना है x और y का रिलेशन आप बताएं। ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है सपोज, तो पहले 10 सेकंड में 100 मीटर्स कवर करेगी, अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, 5 सेकंड में s = vt 10 × 5 50 मीटर्स कवर करेगी। ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसको 10 सेकंड दोगे तो 10 सेकंड जितना फासला कवर करेगी, हाफ कर दिया फासला तो हाफ फासला कवर करेगी। सपोज हमने यहाँ पर अभी उसकी वेलोसिटी को ले लिया v, तो s1 विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या था 10, यानी कि 10v फासला उसने कवर किया, जो x है ये 10v है, और यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी वही है, अब s2 हो गया जिसको हम y कह रहे हैं, वेलोसिटी उसकी v है लेकिन अब इसमें टाइम उसको 5 सेकंड लगा है, तो 5v, यहाँ पर 5v जितना फासला कवर किया, यहाँ पर 10v जितना फासला कवर किया, तो इसका मतलब है कि x इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10v आएगा, x = 2y, ये रिलेशन है इन दोनों डिस्टेंसेस का। एक बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, आपने बताना है स्पीड उसकी है 20 मीटर पर सेकंड, एक बिल्डिंग के ऊपर से यहाँ से थ्रो किया है, और बिल्डिंग जो है वो 25 मीटर की है, कितनी ऊपर अपने पॉइंट ऑफ थ्रो से कितनी ऊपर राइज करेगी, तो ये 25 मीटर का जो डेटा है ये आपके किसी काम का नहीं है, इसको यूज भी नहीं करना। सिंपल आपने बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है, कितनी हाई ऊपर जाएगी फाइंड करना है। फॉर्मूला है हमारे पास 2gh = vf² - vi², तो g को 10 ले लें तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, h आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी को 0 ले लें, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है 400, 20 का स्क्वायर 400, सो 20 20s are 400, h = 20 मीटर्स, तो ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर ऊपर तक राइज करेगी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वेक्टर ए है, उसको हमने 4 टाइम्स कर दिया, दूसरे वेक्टर को हाफ कर दिया, उनका एंगल जो है 60 से 30 कर दिया, डॉट प्रोडक्ट पहले की निस्बत कैसे चेंज होगा। तो पहले जो उनका डॉट प्रोडक्ट था वो था AB cos थीटा, ठीक है ना, तो AB cos थीटा, थीटा क्या है 60 है पहले, तो cos 60 1/2 होता है, यानी कि पहले उनका डॉट प्रोडक्ट AB/2 था। अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया है कि ये AB/2 में आपने क्या चेंजिंग्स की हैं, आपने A को क्वाड्रपल कर दिया है, यानी कि 4A कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और आपने B को हाफ कर दिया है, यानी कि उसको 2 पर डिवाइड कर दिया, मैंने लिख दिया, और आपने एंगल को 60 से 30 कर दिया। ये वाला जो 2 था 1/2 ये एंगल की वजह से था, cos 60 था ना, तो पहले यहाँ पर 1/2 था, अब यहाँ पर 30 है, तो cos 30 क्या होता है 3√2, तो आप क्या करेंगे 3√2, अब cos 30 की वजह से ये हो गया है। अब आगे हमने काम करना है कि करना क्या है, बेसिकली 2 2s are 4, इसको थोड़ा सा दोबारा सिंप्लीफाई करें तो AB/2, इसको वैसा का वैसा रहने देना है क्योंकि हमने इससे रिलेट करके करना है। AB/2, बाकी क्या बच गया, बाकी यहाँ पर 2 बच गया, ये 3 का रूट बच गया, तो पहले डॉट प्रोडक्ट था AB/2, अब डॉट प्रोडक्ट क्या है AB/2 टाइम्स दिस, यानी कि 2√3 टाइम्स बढ़ गया है। सो ऑप्शन में यही करना है कि इट बिकम्स 2√3 टाइम्स द ओरिजिनल क्या था AB/2 था, अब क्या है AB/2 मल्टीप्लाइड बाय 2√3, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है एक, अच्छा हाँ, अब इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर मैं आपको बताता हूँ। लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जब आप सर्कुलर मोशन से रिलेट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो आप क्या करते हैं, एक पार्टिकल होता है यहाँ पर, और ये उसका सेंटर है, सेंटर से उसका ये उसका फेज डिफरेंस है, थोड़ा सा आगे मूव कर गया है,
और हम वर्टिकल डायामीटर के ऊपर इसका प्रोजेक्शन लेते हैं यहाँ पर, और ये वाला जो पार्टिकल है, जैसे जैसे ये वाला पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, इसका प्रोजेक्शन ऊपर नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करता है। पीटीबी में ये वाला काम किया गया है। तो जब ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा तो इसका प्रोजेक्शन, ये वाला पार्टिकल जब 0 पर होगा, इस 0 डिग्री पर, तो इसका प्रोजेक्शन सेंटर पर होगा जो कि मीन पोजीशन है। जैसे जैसे ये पार्टिकल मूव करके इधर आएगा, ये मीन से ऊपर जाता जाएगा, एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का जब फेज कवर हो जाएगा ये वाले पार्टिकल से, तो ये वाला पार्टिकल अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा। ये तब होता है जब आप वर्टिकल डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन लेते हैं। केपी के जो फेडरल वाले बच्चे हैं उनकी जो पूरी की पूरी बुक है वो इस तरह से एक्सप्लेन है कि उसमें हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन लिया गया है। तो पार्टिकल यहाँ पर है, ये उसका सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का फासला है, इसका प्रोजेक्शन हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये पार्टिकल जब 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से जब स्टार्ट कर रहा है, उस वक्त उसका प्रोजेक्शन ऑलरेडी यहीं पर है। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। यहाँ पर ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। तो यहाँ पर जब पार्टिकल 0 डिग्री पर था, इसका प्रोजेक्शन मीन पोजीशन पर था। यहाँ पर जब पार्टिकल 0 डिग्री पर था, इसका प्रोजेक्शन भी इधर ही एक्सट्रीम पोजीशन पर था। ये पार्टिकल इधर मूव करता जाएगा, ये वाला पार्टिकल इधर, इसका प्रोजेक्शन जो है वो इधर मूव करता जाएगा। जब ये पार्टिकल 90 डिग्री फेज कवर कर लेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन कहाँ पर होगा? मीन के ऊपर। ये एक्सट्रीम है, ये मीन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। So when the particle on the circle completes 90 degrees of its rotation from its initial position, the projection of this particle on the diameter reaches center of the circle, यानी कि mean position. While in this case, अगर हम vertical diameter के ऊपर projection draw करें, तो when the particle starts its motion and reaches 90 degree of its circular path, तो उसकी जो प्रोजेक्शन है वर्टिकल डायमीटर वाली वो एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है हॉरिजॉन्टल डायमीटर वाला, तो इस क्वेश्चन को गलत करने में पीटीबी वाले बच्चे ज़्यादा होंगे क्योंकि उन्होंने वर्टिकल करक्टा मारा हुआ है, लेक्चर नहीं सुना गौर से, प्रॉब्लम है। इन दोनों को हमने, इक्वेशंस भी डिफरेंट होती हैं, इस केस में और लगेगी, इस केस में और लगेगी, वो सारी हम अपने रेगुलर सेशन में समराइज करके पढ़ चुके हैं कि कब कहाँ कौन सी लगेगी। सो अब यहाँ पर है एम्पलीट्यूड एक्स नॉट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर आपने प्रोजेक्शन लिया है, और क्वेश्चन ये है कि जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यानी कि जो प्रोजेक्शन है, इस केस में ये वाला पार्टिकल और इस केस में ये वाला पार्टिकल, डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन जो होती है वो, अगर वो पार्टिकल अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हो तो रोटेटिंग पार्टिकल कहाँ पर होगा उस वक्त? ये इसका जो प्रोजेक्शन है जब यहाँ पर होगा तो रोटेटिंग पार्टिकल 90 डिग्री पर होगा। जब रोटेटिंग पार्टिकल मूव करके इधर आ जाएगा तब ये प्रोजेक्शन मूव करके इधर आ जाएगा। तो एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम हो और नेगेटिव एक्सट्रीम हो तब इस केस में सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल या तो 90 पर होता है या 270 पर होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्सट्रीम के वक्त सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल 90 पर होगा, नेगेटिव एक्सट्रीम के वक्त सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल 270 पर होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 0 डिग्री के ऊपर ही वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, पार्टिकल रोटेट करके इधर पहुंच जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन यानी कि यहाँ पर 180 डिग्री के ऊपर दोबारा अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पर होगा। ये पार्टिकल रोटेट करके सर्कुलर मोशन वाला यहाँ पर पहुंचेगा तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला पार्टिकल है वो वापस पॉजिटिव एक्सट्रीम पर अपनी पहुंच जाएगा। सो या तो 0 डिग्री हो या तो 360 डिग्री हो सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल का फेज, तब सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले पार्टिकल को आप अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पाएंगे। सो थीटा 0 या 360 हो तो तब सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला पार्टिकल यानी कि उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो है वो अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये आपने थोड़ा सा गौर से अपना करना था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। द स्पीड ऑफ द वेव इज दिस, स्ट्रिंग इज दिस मच लॉन्ग। आपने बताना है कौन सी फ्रीक्वेंसी की सीरीज बनानी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड कर लें, V/2L करके। V क्या है? 24 है, 2 टाइम्स ऑफ L क्या होगा? 12 होगा। सो 2 हर्ट्ज इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। आगे सीरीज कैसे बनेगी? 2 हर्ट्ज, फिर 4 हर्ट्ज, फिर 3 टाइम्स ऑफ 2 6 हर्ट्ज, फिर 4 टाइम्स ऑफ 2 8 हर्ट्ज। तो 2 4 6 ये हमारी सीरीज बनेगी। आगे चलते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ ये है, मास पर यूनिट लेंथ ये है, टेंशन ये है, थर्ड हार्मोनिक है। थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बताओ। सो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L मल्टीप्लाइड बाय F/m का रूट। थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। वैल्यूज पुट करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय 0.005। ठीक है। अब आपने आगे अकल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना,
टेंशन नहीं ले, यानी कि हाई कैलकुलेटर नहीं था, काश होता, हो सकता है ये उसके बगैर बड़ी आसानी से। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 3 होता है, 3 से मैं ये 3 कैंसिल कर दूंगा, बाहर कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ ये बचा। 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, उसको बाहर लेकर आ गया। अंदर क्या बचा, 1/0.005। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सियाना आदमी बनूंगा, मैं पॉइंट को मूव करूंगा 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस उधर। तो मैं क्या कर दूंगा, बाहर 20 है, इधर मैं क्या कर दूंगा, इधर मैं डिनोमिनेटर में 4 डेसिमल प्लेसेस उधर मूव करने के बाद ये 50 हो गया। इसके बदले में न्यूमरेटर में मैं लिख दूंगा 10,000 और रूट वैसा का वैसा। ठीक है, आगे मैं क्या करूंगा, बाहर 20 वैसा का वैसा, 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100 होता है। बाहर 100 आ गया, 10,000 बाहर आ गया। अब अंदर डिनोमिनेटर में बच गया 50, 50 को अज्यूम कर लें 49, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, तो बाहर जब आएगा वो डिनोमिनेटर में 7 आएगा। सो 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या आएगा, 2000। 2000 डिवाइडेड बाई 7 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 280 समथिंग आता है। 7 दूनी 14, 8 7 56, तकरीबन हाँ 280 समथिंग। इसके करीब करीब का जो आपका जवाब है वो 300 हर्ट्ज है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। आगे चलते हैं। अच्छा जी, वर्कर ने क्या किया, हाँ अब ज़रा गौर से सुनिएगा। 200 न्यूटन की फोर्स इस तरह से उसने इंक्लाइन लगाई है, बिल्कुल इस तरफ नहीं लगाई। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10 मीटर्स। अब ये एंगल जो है थीटा, सानू नहीं पता कि क्या होगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये फोर्स इस तरफ होती तो मैक्सिमम वर्क होता, कितना होता, 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 होता, यानी कि 2000 होना था। ठीक है ना, 2000 जाउल होना था। लेकिन अब हमें पता है कि अब चूंकि फोर्स सारी की सारी इस तरफ नहीं है, थोड़े से एंगल पर है, तो अब हमारा वर्क इसका कुछ परसेंट कम होगा, कम ही होगा ना। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे वर्क कम होता जाएगा। वर्टिकल कर देंगे, वर्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात की। अब हमें ये एंगल एग्जैक्ट पता नहीं है। अगर ये एंगल होता 60 तब हमें पता था कि अगर ये 60 होता तो फिर मैक्सिमम का हाफ वर्क होता है। अगर ये एंगल 30 होता तो फिर मैक्सिमम का 80% वर्क होता है। लेकिन एंगल दिया नहीं हुआ, हमें वो परसेंटेज बता दी है। हमें कहा गया है कि मैक्सिमम का 40% वर्क हुआ है, यानी कि जितनी आपने एनर्जी दी है, जो फोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसका सिर्फ 40% यूजफुल वर्क में गया है। ठीक है ना, तो अगर सारा का सारा जाता तो 2000 जाउल वर्क होता, अभी उसका सिर्फ 40% गया है क्योंकि एंगल चेंज कर दिया इस वजह से। तो आपने इसका 40% ले लेना है। सिंपल पते की बात यह है कि 40% ही लेना है। कुछ ना भी आता हो, ये कॉन्सेप्ट समझ में ना भी आए, तो एक बंदा जुगाड़ लगा के ये काम करके सही आंसर लगा सकता है। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 4 2 8, 800 जाउल इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। एक बॉडी का मोमेंटम P है, काइनेटिक एनर्जी E है, मोमेंटम डिक्रीजेस बाय 60%, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की कितनी परसेंटेज बाकी रही है, गौर से सुनना है। जिन लोगों ने रट्टा मारा है उनका ये क्वेश्चन गलत होगा। इनिशियल मोमेंटम PI था, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम से 60% कम था, यानी कि फाइनल मोमेंटम इज बेसिकली इनिशियल मोमेंटम माइनस 60% ऑफ इनिशियल मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम इज बेसिकली इनिशियल मोमेंटम माइनस 0.6 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। डेसिमल में लिख दिया, यानी कि फाइनल मोमेंटम इज नथिंग बट इनिशियल मोमेंटम माइनस 0.6 ऑफ इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, 0.4 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम। ये है फाइनल मोमेंटम, ये था इनिशियल मोमेंटम। अब इसी तरह काइनेटिक एनर्जी की सीरीज बनाएं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल मोमेंटम के स्क्वायर का फंक्शन PI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसमें फाइनल वाला मोमेंटम पुट कर देंगे, जिसमें 0.4 PI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0.4 का स्क्वायर आता है 0.16 मल्टीप्लाइड बाय PI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 0.16 टाइम्स है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 16% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ 16% रह जाएगा।
सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब जिसने लॉन्ग मेथड से किया हुआ है, समझा हुआ है कि एक्चुअल में ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो ये क्वेश्चन ठीक करेगा। जिसने वो रट्टे मारे हुए हैं ना, मोमेंटम इंक्रीज बाय दिस परसेंट, वो n स्क्वायर फुला फुला, उसका ये क्वेश्चन गलत होना है। ये बाकायदा फॉर्मुलेट इसीलिए किया गया है ताकि इस मिनी एमनीकैट में रट्टे वाले लोग फिल्टर होकर साइड पे हो जाएं, रट्टे वाली मखलूक, और हमारे जो स्टार्स हैं, अच्छे लोग, इंसान लोग, वो साइड पे हो जाएं। तो लॉन्ग मेथड सीखना है, वो फार्मूलाज बहुत सारी सिचुएशन में काम नहीं करते। और एज एन एमडीकैट स्टूडेंट जो इतना लेजी है कि उसने फार्मूला रट्टा मारा हुआ है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब कहाँ वो फार्मूला नहीं यूज़ होना, क्योंकि वो है इतना लेजी। उसने ये फार्मूला मुश्किल से याद किया, पहले ही वो शॉर्टकट ढूंढ रहा है, तो वो सारे के सारे केसेस कहाँ याद रख सकता है। तो बेहतर है ये वाला काम करें, इस केस में आपके वो फार्मूलाज नहीं चलने। क्वेश्चन नंबर 160 है, एक बुलेट है, उसका मास m है, स्पीड v है, गोली मारी, वुडन ब्लॉक में जाके फंस गई, और वुडन ब्लॉक को थोड़ा सा यहाँ पे जाके फंसी, छेदती हुई आगे जाके डिस्टेंस d के बाद अंदर ही फंस गई। एक और बुलेट है, उसका मास पहले वाली बुलेट की निस्बत ज़्यादा है, ठीक है, आगे वही वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको लगाया। अब ऑब्वियसली ये भारी बुलेट है, ये ज़्यादा अंदर छेदती हुई जाएगी। अब इसका जो डिस्टेंस है वो पहले की निस्बत ज़्यादा होगा, लेकिन क्या होगा ये फाइंड करना है। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट स्टॉपिंग डिस्टेंस। बेसिकली स्टॉपिंग डिस्टेंस में यही होता है ना कि आप ब्रेक लगाते हैं, एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं, और कुछ डिस्टेंस बाद ऑब्जेक्ट रुक जाता है। यहाँ पर भी जब बुलेट आके इसको लगी है तो वो सब्सटेंस में अंदर घुस रही है, सब्सटेंस की रेजिस्टेंस है, एक रिटार्डिंग फोर्स इसके ऊपर लग रही है, जिसकी वजह से वो कुछ डिस्टेंस के बाद जाके रुक गई। स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला ही कॉन्सेप्ट है। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला fd इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इसके मुताबिक अगर आप मास को 2 टाइम्स कर देंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप वेलोसिटी को 2 टाइम्स करते तो फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स होता। राइट नाउ आपने मास को 2 टाइम्स किया है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी है, एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर व्हेन इट इज एट अ पॉइंट ऑन द ट्रैक। एक ट्रैक है, सर्कुलर सा ट्रैक है, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, रेस्ट से यहाँ पर थी, एक्सेलरेटर दबाया, उसकी स्पीड भी बढ़ रही है और साथ साथ वो सर्कुलर मोशन में भी है। तो इसमें 2 टाइप्स की एक्सेलरेशन हैं। एक तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो लीनियर वाली, एक चूंकि सर्कल में मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है। 2 वेक्टर्स हैं। नेट वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का सम। अब ये क्वेश्चन एट द सेम टाइम आपका सर्कुलर मोशन का भी है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का भी है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो सम कैसे फाइंड करेंगे, हेड टू टेल रूल से। पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर उठा के इधर रखेंगे, दूसरा वेक्टर हो गया, ये टेंजेंशियल वाला है, ये सेंट्रीपिटल वाला है। नेट वेक्टर क्या होगा, नेट वेक्टर जे होगा। इसको उठा के इधर रखें तो नेट वेक्टर आपको इस तरह से लगेगा। अब ये नेट वेक्टर ना तो रेडियल है ना तो टेंजेंशियल है, रेडियल और टेंजेंशियल के बीच में कहीं पर है। तो ऑप्शन क्या होगा, द नेट एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी एट एन एंगल टू द टेंजेंट बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। आगे चलते हैं, एक व्हील है 120 आरपीएम से मूव कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर लें रेडियस में, रेडियंस पर सेकंड में। आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट, 120 रेवोल्यूशंस का मतलब 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रेडियंस। 1 मिनट में हुए हैं यानी कि 60 सेकंड्स में हुए हैं। तो क्या होगा, 0 से 0 को कैंसिल कर दें, 2 3 6 3 4 12, 4 पाई रेडियंस पर सेकंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। सो पहला वाली स्टेटमेंट तो ठीक हो गई, एंगुलर वेलोसिटी इज 4 पाई रेडियंस पर सेकंड, यानी कि आपने इस वाली को कैंसिल कर दिया, इस वाले ऑप्शन को भी कैंसिल कर दिया, बाकी ए और बी है। अब हमने देखना है दूसरी तीसरी में से कौन से ठीक है। तो अगर आप दूसरी को देखेंगे तो 4 पाई रेडियंस पर सेकंड का मतलब है, 4 पाई का मतलब है 2 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, तो 15 सेकंड में 30 चक्कर लगाएगा, राइट। तो 15 सेकंड में 15 रेवोल्यूशन तो नहीं लगा सकता, ये दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। सो 1 and 2 ओनली वाला ऑप्शन गलत हो गया, 1 and 3 ओनली वाला ऑप्शन ठीक होगा। तीसरी को भी देख लेते हैं। वैसे तो रूलिंग आउट से हमने सेलेक्ट कर लिया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियंस में आफ्टर 15 सेकंड्स इज 60 पाई। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा है 4 पाई, 15 से मल्टीप्लाई करें इसको, 15 चौके 60, सो 60 पाई रेडियंस इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी आफ्टर 15 सेकंड्स। ये तीसरी वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स डिस्कशन। और आपको कामयाब करें, मेहनत कीजिए। अगर स्टिल आपको कोई शक है तो यू कैन आस्क मी।
इन द कमेंट्स, या अगर आप हमारे मेंटर के रेगुलर सेशन के स्टूडेंट्स हैं तो यू कैन आस्क मी इन द डीएम और इन द रिप्लाई टू एनी ऑफ द लेटेस्ट अनाउंसमेंट जो मैंने आपके ग्रुप में की है, उसके किसी के रिप्लाई में आप कर सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करें, मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए। खुदा हाफिज़।